हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में है जीके से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, इनके जीके का जो टॉपिक है भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास से क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों जीके में इम्पोर्टेंट। तो कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम या कोई अदर एग्जाम, तो उसके लिए जीके इम्पोर्टेंट रहता है। तो पहले भारतीय इतिहास की जो क्लास हैं, तो ये पहली क्लास है। तो क्लास बाई क्लास देखेंगे दोस्तों, भारतीय इतिहास पे मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इसी प्रकार से देखेंगे। तो पहले जो क्लास है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे प्राचीन भारत। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अगर बात की जाए प्राचीन भारत की, तो सबसे पहले यहाँ पर प्राचीन भारत में जो शोध हैं वो कौन कौन से शोध दिए गए हैं। तो अगर दोस्तों शोध की बात की जाए तो इसमें जो शोध दिए गए हैं वो धर्म ग्रंथ दिए गए हैं और पुरातन साक्ष्य हैं और विदेशियों का आगमन, विवरण और ऐतिहासिक ग्रंथ ये दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इसमें दोस्तों अगर देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे क्या धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ में देखेंगे सर्वप्रथम जो प्राचीन जो धर्म ग्रंथ में है वेद। और वेद दोस्तों यहाँ पर 4 दिए गए हैं। तो वेद के 4 वेदों को संहिता के नाम से जाना जाता है, इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन बने हैं। तो वेदों को किस नाम से जाना जाता है? 4 वेदों को संहिता के नाम से जाना जाता है। और सबसे प्राचीनतम और पहला वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद, इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और जो चौथा वेद है उसे अर्थवेद के नाम से जाना जाता है। और कुल वेदों की संख्या 4 है, जिसमें 2 वेद और हैं, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बारे में कुछ विस्तार से देखेंगे क्योंकि प्राचीन वो पहला वेद है। तो ऋग्वेद को क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद के जो क्रमबद्ध ज्ञान का जो संग्रह होता है उसको ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और अगर सूक्तों की बात की जाए तो 1028 सूक्तें दी गई हैं, इम्पोर्टेंट रहेगी। और यहाँ पर कुल याचिकाएं की बात की जाए तो 10,442 याचिकाएं हैं। और जो ऋग्वेद को पढ़ने वालों को हेतु के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन रहेगा, गायत्री मंत्र दिया गया है जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से ही है। जो 10 मंडल दिए गए इसमें, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं और पूछ भी गए हैं। और अगली वेद की बात की जाए तो यजुर्वेद। तो यजुर्वेद को शास्त्र वेद के नाम से जाना जाता है। तो शास्त्र जो पाठ पढ़ने वाले मंत्रों में बलि के समय अनुदान में की जाने वाले नियमों का जो संकलन है वो यजुर्वेद में है, दिया गया है। और ये जो यजुर्वेद है इसमें दोस्तों राजाओं को जो यज्ञ हवन होते थे या राजाओं का अभिषेक होता था, उस समय जो यजुर्वेद के ही जो यहाँ पर जो संकलित जो मंत्र दिए गए हैं वो इसी वेद में दिए गए हैं। तो अगर राजा का राज अभिषेक होता था तो इसी वेद के अनुसार इन मंत्रों का उपयोग होता था, तो इसमें मिलेगा। और सामवेद एक ऐसा वेद है जिसमें गान से संबंधित, संगीत से संबंध दिया गया है, सामवेद। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक के रूप में जाना जाता है, सामवेद को, इम्पोर्टेंट रहेगा। और सामवेद के जो पढ़ने वाले पाठकर्ता उन्हें अध्रातु के नाम से जाना जाता है। और अगला और अंतिम है कौन सा? अर्थवेद। तो अर्थवेद में क्या दिया गया है इसके बारे में देखेंगे। तो अर्थवेद में दोस्तों ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र दिए गए हैं। और इसमें दोस्तों 6000 पद हैं, इम्पोर्टेंट रहेगा। और कुल मंत्र ऋग्वेद मंत्रों को प्राचीन काल से हैं। और दोस्तों इसमें एक दिया गया है, अर्थवेद में कन्याओं को जन्म की निंदा की गई है, ये अर्थवेद में दिया गया है। और इसमें और देखेंगे दोस्तों तो इसमें पक्षों, गृह निर्माण, व्यवसाय, कृषि, इन सभी के बारे में जाना जाता है। जो व्यवहार के जो दृष्टि से हैं, प्राचीन यहाँ पर प्राकृतिक चीज से देखा जाए तो वो अर्थवेद में ही दिया गया है। इसमें जादू टोने का वर्णन है जो, तो वो इसी में ही दिए गए हैं दोस्तों। और अर्थवेद एक प्रायश्चित कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरु देश की संपत्ति का अध्ययन, अच्छा चित्रण यानी कि वर्णन मिलता है इसके बारे में। अब दोस्तों अगर पुराणों की बात की जाए तो कुल पुराणों की संख्या 18 है। और जिनमें सबसे पहला पुराण है, सबसे प्राचीन है, उसका नाम है मत्स्य पुराण, इम्पोर्टेंट रहेगा। वो अधिकतर पुराण सरल और संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां शुद्ध इन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी और ये भी
पुराण को सुन सकते थे बैठकर, लेकिन इन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। और पुराणों के पाठ जो पुजारी मंदिरों में किया करते थे। और अगला, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष को अर्धांगिनी कहा गया है, इंपोर्टेंट रहेगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे वो है जपाल उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। जातक में बुद्ध के पूर्वजन्म की कथा का वर्णन दिया गया है। और इसमें देखेंगे इंपोर्टेंट, जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। और जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र में मिलता है, जो कल्पसूत्र बुक दी गई है उसमें मिलता है, जो उनका ग्रंथ दिया गया है। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं पर आधारित है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य जिसे विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन दिया गया है, यानी कश्मीर के राजाओं के उस समय के जीवन काल के बारे में, और राजाओं के क्या क्या उस समय किस प्रकार का शासन होता था और किस प्रकार के नियम कानून बने हुए थे उस समय, इसके बारे में वर्णन मिलता है, जो कि जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। इंपोर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बना था कि जो कल्हड़ द्वारा जो लिखी गई राजतरंगिणी है, इसमें जो किस विषय पर लिखा गया है, तो कश्मीर राज्य से संबंधित है, इंपोर्टेंट रहेगा। वो अष्टधाई वो संस्कृत भाषा में लिखी गई प्रथम पुस्तक है, इंपोर्टेंट रहेगा, और ये पांडे के द्वारा लिखी गई है। और अगला देखेंगे। अब दोस्तों इसमें देखेंगे कि जो भारतीय ग्रंथ से संबंधित थे वो यहाँ पर भारतीय इतिहास हो जाता है। और अगला रहेगा विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। जो विदेशी यात्री भारत में आए उनके द्वारा जो मिली गई जानकारी है वो क्या क्या है। तो इसमें दोस्तों कई जो मतलब विदेशी यात्री आए और उनके नाम थे, वो किसके शासनकाल में आए, इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लगातार देखते रहिए। और इसमें अगर इसमें नाम देखें तो कौन आया था, तो दोस्तों हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता के नाम से जाना जाता है, इंपोर्टेंट रहेगा। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया लिखी है हेरोडोटस के द्वारा, इंपोर्टेंट रहेगा, जो 5वीं शताब्दी की ईसा पूर्व में लिखी गई है। और अगला देखेंगे, सिकंदर के साथ आने वाला विदेशी नागरिक था, उसका नाम, जो लेखक था क्या था, उसका नाम था नियाकस। और अनिस्टेस इस प्रकार से आए हैं। और इम्पोर्टेंट बनता है मेगास्थनीज से, तो मेगास्थनीज एक सेल्यूका निकेटर का राजदूत था। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन, मेगास्थनीज, इंपोर्टेंट। इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका, इंपोर्टेंट है, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, एग्जाम में पूछी जाती है क्वेश्चन में। और अगला हुआ आया था उसका नाम था डायमेकस, यह सीरिया नरेश अंतोनियुस का राजदूत था और बिंदुसार के राज दरबार में आया था। और इसका विवरण भी मौर्य काल से संबंधित है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बात की जाए, जो चीनी जो यात्री आए हैं, चीनी विदेशी यात्री आए और लेखक रहे, उनका नाम क्या था, तो पहला आया था फनियान। तो फनियान की बात की जाए तो ये चीनी यात्री था और गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो मौर्य काल का जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके दरबार में आया था फनियान, इंपोर्टेंट रहेगा। और इसने दोस्तों सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के बारे में जनता को सुखी व समृद्ध बताया है। तो मध्य प्रदेश उस समय का जो क्षेत्रफल था उसके बारे में उन्होंने उस समय के जो राज्य है सुखी व समृद्ध जनता को बताया है कि खुशहाल जनता थी उस समय। और उसके बारे में जो राजनीतिक जानकारी और जो धार्मिक जानकारी दी गई है ये फनियान के द्वारा दी गई दोस्तों। और अगला आया हेनसान। तो हेनसान दोस्तों ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, इंपोर्टेंट रहेगा। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था और हेनसांग लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। उसने भारतीय राज्य की कपीसा और पहुंचा। उसने 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए और जैन इसने भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया
और इसकी एक पुस्तक है, इम्पोर्टेंट रहेगा, इसकी पुस्तक का नाम है हिंसा की सीयू की नामक जो पुस्तक है ये इसी के द्वारा ली गई है। और इसने दोस्तों बुद्ध धर्म से संबंधित जितने भी धार्मिक ग्रंथ और कथाएं कहानियाँ थी उसके बारे में जानकारी लेकर अपने देश लौट गया था। और इसके बाद आया कौन से अरबी लेखक। तो अरबी लेखक कौन कौन आए, तो अल-बरूनी आया था। और किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था भारत, ये पूरा रहेगा। इसके द्वारा लिखी गई एक कीर्ति, इसका नाम है किताब उल हिंद। ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती दोस्तों। तो किताब उल हिंद है दोस्तों, अल-बरूनी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। और इसमें दोस्तों इसने दर्शन, त्योहारों और खगोल विज्ञान के बारे में दोस्तों लिखा है। और रीति रिवाज जो परंपराएं प्रथाएं थी किस अलग अलग धर्मों से संबंधित है, हिंदू धर्म से और मुस्लिम धर्म से, तो इस प्रकार के रीति रिवाज परंपराओं बिहारों के बारे में लिखा है इसने अपनी पुस्तक में। और इसके बाद दोस्तों आया था अरबी लेखक था जिसका नाम था इन बतूता। इन बतूता दोस्तों किसके दरबार में आया था, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इन बतूता दोस्तों ये अरबी भाषा का लेखक था। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है वेदांत का रहला। तो इन बतूता के द्वारा लिखा गया रहला, इम्पोर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। उस 14वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में इसने लिखा है। और 1333 में आया था दोस्तों, इम्पोर्टेंट रहेगा। और मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली का शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली का शासक था 1333 के लगभग, तो उस समय आया था इन बतूता और जिसने पुस्तक का नाम लिखी जिसका नाम है रहला, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो विदेशी यात्री आए और लेखक आए, उन्होंने अपने यानी कि भारत आए और घूमे और जानकारी प्राप्त की और अपने देश लौट गए। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और धर्म ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा जो है वो है पुरातन संबंधी साक्ष्य और विदेशियों का आगमन। तो ये दोस्तों पुरातन संबंधी साक्ष्य ये रहेगा अंतिम, तो इसको देखेंगे। तो भारतीय पुरातन साक्ष्य का जो पितामह है वो सर एलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर बात की जाए मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित करने का प्रमाण है वो इवन राजदूत हेलोडोरस को वैश्यनगर विदिशा गढ़ शस्त्राभिलेख से जानकारी मिलती है इसकी। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ पर मिलता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र मिलता है वो हाथी गुम्मा अभिलेख में मिलता है, इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगला है सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी शस्त्राभिलेख से मिली है, इम्पोर्टेंट रहेगा। सती प्रथा का जो सबसे पहला प्रमाण मिला है वो कहाँ किस अभिलेख के द्वारा मिला है, तो सती प्रथा का जो पहला जो प्रमाण मिला है वो अभिलेख एरड़ अभिलेख से मिला है, 510 ईस्वी में मिला था। भानुगुप्त के द्वारा भानुगुप्त को सती प्राप्त होने के बारे में जानकारी दी गई थी। और अगली बात की जाए जो है कश्मीरी में नवपाषाण का प्रस्थल बुर्जहोम, जो कश्मीर का नवपाषाण स्थल बुर्जहोम है, इसमें गतवास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। और इसमें दोस्तों सीढ़ियां लगी हुई थी, इसके बारे में जानकारी दी है भारतीय इतिहास के संबंधित। और प्राचीन सिक्के को किस नाम से जाना जाता था, तो प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से जाना जा रहा था, इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगली बात अगर की जाए तो समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत होने या संगीत का प्रेमी होने के प्रमाण मिलते हैं। तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में उसने खुद अपने शासनकाल में सिक्कों पर समुद्र बीड़ा बजाते हुए चित्रकांकन किया है। और आप जैसे पहले के जो सिक्के होते थे सबसे छोटे आना माना में जो बने थे, उसमें जो समुद्रगुप्त की जो इमेज है वो छपी हुई है, चित्रण मिलता है, जो पहले की होती थी, तो उसमें जानकारी दी गई है। और अगली बात की जाए इंपोर्टेंट तो अभिलेख, तो अभिलेख से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो अभिलेख देखेंगे। तो अभिलेख दोस्तों हाथी गुम्मा अभिलेख जो कि कलिंग राज खारवेल के शासक काल में था। और जूनागढ़ अभिलेख की बात की जाए तो रुद्रदमन के शासनकाल से संबंधित है। और इहलोक अभिलेख इंपोर्टेंट है जो कि पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है। और भीतरी जूनागढ़ अभिलेख है जो कि स्कंदगुप्त के शासनकाल से संबंधित है, इंपोर्टेंट रहेगी। और देवपाड़ा अभिलेख है ये बंगाल प्रशासन विजय से संबंध दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट रहेगी। तो अभिलेखों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना। तो अभिलेखों के अध्ययन को इपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। और अब बात की जाए दोस्तों तो जो द्रविड़ यानी कि जो मंदिर बनाए गए हैं, द्रविड़ शैली है, नागर शैली है, तो इनके बारे में देखेंगे। तो उत्तर भारत के मंदिरों को जो उत्तर भारत में जो मंदिर बने हैं वो नागर शैली में बनाए गए हैं। और दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए गए हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं।
और दोनों शैलियों को मिलाकर जो मंदिर बनते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो दोनों मिलाकर जो मंदिर बनते हैं उन्हें बेसर शैली के नाम से जाना जाता है, इम्पोर्टेंट रहेगा। और पंचायतन का जो पंचायत का जो शब्द मंदिर बना है से किस शैली से? तो एक हिंदू मंदिर है, पंचायत शैली से बना है, और 4 मंदिरों के बीच में एक मुख्य मंदिर है, उसे पंचायन मंदिर है, जिसके जैसे कंदरिया का महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, वो पंचायन शैली में बनाया गया है, इम्पोर्टेंट रहेगा। और कुछ है जो इम्पोर्टेंट भारतीय इतिहास के जो मंदिर स्थल हैं उनके बारे में देखेंगे। तो जैसे दिया है लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में, और 10 अवतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर यूपी में है। और यहाँ पर देखिए गौडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है, इंपोर्टेंट मंदिर है जो भारतीय इतिहास के, और बुद्ध मंदिर भुवनेश्वर में है। और लक्ष्मण मंदिर है, ये दोस्तों कहाँ पर है? लक्ष्मण मंदिर और भीतरी गांव मंदिर एक कानपुर में है, और लक्ष्मण मंदिर एक खजुराहो में दिए गए हैं दोस्तों। वो कानपुर में एक भीतर गांव मंदिर है, एक इम्पोर्टेंट मंदिर रहेगा दोस्तों। तो लक्ष्मण मंदिर एक खजुराहो में है। और तो आज की क्लास का अंत होता है यहीं पर, और अब मिलेंगे अगली क्लास में दोस्तों, और क्लास नंबर 2 में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि लगातार क्लासें मिलती रहें। तो भारतीय इतिहास से, फिर विज्ञान से, यानी कि टॉपिक वाइज टॉपिक में मिलते रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, ताकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।